अगर मैं कहूं कि महंगाई बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, तो क्या आप लोग मानेंगे? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं महंगाई कैसे अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, क्योंकि इसका नाम है इन्फ्लेशन। आज हम लोग महंगाई के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा चौथा चैप्टर होगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आउटलाइन हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें देखिए आज इन्फ्लेशन में सबसे पहले इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन पढ़ेंगे, फिर डिफ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में जानकारी लेंगे। इन्फ्लेशन एज पर कीन्स ने क्या कहा है इन्फ्लेशन के बारे में वो देखेंगे। चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ओवर इकोनॉमी, और चैप्टर 5 में इकोनॉमिक सिचुएशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं और मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन को हम लोग देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन का मतलब जनरल वे में समझिए आप, महंगाई। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या कहता है ये देखिए। व्हेन द जनरल प्राइस लेवल दैट इज price of all goods and services increases and sustain rate and purchasing power of money decrease is called inflation। ठीक है, कोई भी अगर चीजों की प्राइस, गुड्स और सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, और परचेजिंग पावर जो मनी की है वो घटती है, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ नहीं आया तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक इसका और डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन there is more money supply in the economy, then it leads to increase in aggregate demand that result into inflation in the economy। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि लोगों के पास अगर बहुत सारा पैसा आ गया, यानी कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो लोगों की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। आपकी जेब में पैसा रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि इस पैसे को किस तरह से खर्च करें। ठीक है, तो वही इन्फ्लेशन का सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए इसको हमें एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल से हम समझते हैं, एग्जांपल से बहुत बेहतर से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए राम श्याम नाम के एक व्यक्ति है। ठीक है, इनके पास क्या हुआ, बहुत सारा पैसा आ गया। ठीक है, पैसा बहुत इनके पास बढ़ गया, यानी कि मनी का सप्लाई इनके पास बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो इनके पास जैसे सप्लाई बढ़ा तो क्या हुआ, फिर डिमांड इनका इंक्रीज कर गया। डिमांड इंक्रीज करा, डिमांड अगर किसी चीज का इंक्रीज करता है तो क्या होता है कि उस चीज का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज करता है। अगर वो, क्योंकि वो चीज लिमिटेड रहती है, लिमिटेड रहने की वजह से उसका प्राइस जो है, जो उनके प्रोड्यूसर जो उनको बनाते हैं, तो उनका प्राइस उनको इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो प्राइस जैसे इंक्रीज होता है तो उसका क्या होता है ना, पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस परचेजिंग पावर का मतलब होता है क्रय शक्ति। ठीक है, क्रय शक्ति कैसे, पहले जो चीज आपको 5 रुपए में 1 केजी मिलता था, यानी कि ये टोमेटो अगर 5 रुपए में आपको 1 केजी मिलता था, वही टमाटर आप चाहिएगा मार्केट में, जब महंगाई बढ़ गई है तो 5 रुपए में आधा केजी मिलेगा। ठीक है, या कुछ क्वांटिटी कम कर देगा। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि परचेजिंग पावर, उस मनी की जो क्रय शक्ति है ना वो कम हो गई, उसकी ताकत कम हो गई। पहले उस पैसा आप 5 रुपए ले जाते थे तो आपको इतना सामान मिलता था। ठीक है, और आप जैसे ही महंगाई बढ़ी, यानी कि जैसे ही इन्फ्लेशन आया, ठीक है, तो क्या हुआ ना, आप 5 रुपए ले गए तो आपको इतना सही सामान मिला। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना, इसका परचेजिंग पावर जो है कम हो रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रोल ऑफ आरबीआई और गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट और आरबीआई का इसमें क्या रोल रहता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब इन्फ्लेशन आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे क्या करती है, इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करती है। ठीक है, तो देखिए द इन इन इंडिया आरबीआई विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल पॉलिसी रिड्यूसेस मनी सप्लाई। ठीक है, तो मनी सप्लाई क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या हुआ कि मनी सप्लाई जो था वो बढ़ रहा था। ठीक है, अब आरबीआई और गवर्नमेंट दौड़ के आएगी, बोलेगी ठीक है अब क्या करते हैं, हम एक ऐसा नीति लाते हैं जिससे ये मनी सप्लाई को कम क्या किया जाए। ठीक है, इस मनी सप्लाई को अगर यहाँ पे ये कम कर देते हैं तो क्या होता है, मनी सप्लाई को कम करने के बाद, मनी सप्लाई को जैसे ये कम करते हैं तो वो जो महंगाई है ना उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसा ही पैसा मार्केट में आ गया, बहुत सबके पास पैसा है। अब क्या होगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी लाती है और गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है एक फिजिकल पॉलिसी लाती है। दोनों की अपनी अपनी पॉलिसी है। ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इसका एक चैप्टर है, इसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी लाया जा रहा है और ये जो है आपको गवर्नमेंट द्वारा फिजिकल पॉलिसी लाया जा रहा है। ये दोनों पॉलिसी लाकर इस मनी को क्या करते हैं, मनी सप्लाई को रिड्यूस करते हैं, यानी मनी सप्लाई को कम करते हैं, ताकि सब लोग जेब में पैसा नहीं आए और जाके महंगाई को कंट्रोल करे। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है ये यहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने पॉलिसीज को लाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन।
ठीक है, याद रखिएगा डिसइन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा डिसइन्फ्लेशन क्या है, तो आरबीआई और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो टूल का आरबीआई गवर्नमेंट यूज करती है, इसको हम लोग कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिफ्लेशन क्या है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस, एक है डिसइन्फ्लेशन और यह है एक डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन क्या है? वो इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट वही है, व्हेन द जनरल प्राइस लेवल दैट द प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन डिक्रीजेस। उसमें क्या था? इंक्रीज कर रहा था, इसमें क्या हुआ है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, प्राइस का जो जो भी गुड्स और सर्विसेज का जो भी आपको प्राइस है वो घट रहा है। सस्टेन रेट एंड परचेसिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें आपको परचेसिंग पावर बढ़ रहा है। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन। ठीक है, और इसका सेम वही चीज है, देख लीजिए, व्हेन देयर इज लेस मनी सप्लाई। उसमें क्या था? इन्फ्लेशन में बहुत मनी सप्लाई बहुत हो गया था। इसमें क्या हुआ था? लेस मनी सप्लाई। ठीक है, इन द इकोनॉमी देन इट लीड्स टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड दैट रिजल्ट इनटू डिफ्लेशन। ठीक है, ठीक है, वो जो डिमांड है वो क्या हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड डिफ्लेशन। ठीक है, when there is less money supply in the economy then it leads to decrease in the aggregate demand। अगर कम होगा पैसा सभी के पास, लोग कम डिमांड करेंगे। तो ठीक है, तो यही इसी को कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, इसका भी एग्जांपल समझते, सेम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा ना, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये राम श्याम मोहन है, इनके पास पैसे की कमी हो गई, अब क्या होगा? इनका डिमांड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कम होगा। डिमांड कम हुआ तो प्राइस को क्या करेगा? घटाएगा। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर से बनाता है इसे क्या करेगा? वो घटा देगा। तो घटाने के बाद क्या होगा? उसका परचेसिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका प्राइस कम है तो वो कम पैसा भी ले जाएंगे तो उसको ज्यादा सामान मिलेगा। ठीक है, तो यही होता है डिफ्लेशन का सिचुएशन। अब रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई और गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होता है? ठीक है, तो देखिए इसमें आरबीआई का रोल क्या होता है, वही सेम चीज है, लेकिन उसको जस्ट हम इन्फ्लेशन का उल्टा करेंगे डिफ्लेशन में। इसमें कह रहा है इन इंडिया आरबीआई विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी इंक्रीजेस मनी सप्लाई। उसमें क्या था? डिक्रीज कर रहा था। क्यों डिक्रीज कर रहा था? क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था? सबके पास पैसा पैसा आ रहा था, और इसमें क्या है? पैसा किसी के पास है ही नहीं, तो इसीलिए क्या कर रहा है ना, वो पैसा का जो है फ्लो मार्केट में बढ़ा रहा है कि सभी के जेबों में पैसा आ जाए। ठीक है, तो पैसा लाने के लिए गवर्नमेंट ये अपना पॉलिसीज लाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रिफ्लेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेशन। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलिए सेम चीज है, बस उसको उल्टा कर देंगे, और ये फ्लेशन था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। इसके ग्राफ में क्या कह रहा है, देखिए ये ग्राफ सिंपल सा है। ठीक है, ये देखिए ये ग्राफ क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि देखिए ये सिचुएशन है। देखिए इन्फ्लेशन कब होता है? जब सभी के पास पैसा आ जाता है, तो ये क्या होगा? महंगाई बढ़ रहा है। ये देखिए ये जो है ना, ये महंगाई आपको बढ़ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ ऊपर जा रही है, महंगाई बढ़ रहा है, और जब नीचे आएगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन करते हैं। ये देखिए इसको, इस महंगाई को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर नीचे ला रहे हैं तो ये डिस इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये यहाँ पे क्या होगा? ये डिफ्लेशन की स्थिति है। ठीक है, ये सबसे नीचे, अगर सभी के पास यहाँ पे और पैसा पैसा पैसा, यहाँ डिफ्लेशन हो गया। ठीक है, और इसको कम ये करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन लाया जाता है। ठीक है, ये डिफ्लेशन का सिचुएशन, किसी के पास पैसा नहीं है, इसमें पैसा बहुत है, और यहाँ में पैसा किसी के पास है ही नहीं जेब में, ये बहुत ही नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे जाने के बाद इसको कंट्रोल करने के लिए इसको रिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए यही ये ग्राफ में कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए एक और ग्राफ देखते हैं। ये क्या है? ये कीन्स महोदय थे, बहुत ही बड़े इकोनॉमिक्स थे, उनके द्वारा क्या कहा गया है इन्फ्लेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये है, ये जो एडी इज इक्वल टू ए एस दिया हुआ है, इसका मतलब समझते हैं। एडी मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मतलब हो गया समूहों का डिमांड, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर जो डिमांड कर रहे हैं। डिमांड अगर लिखा हुआ है तो वो एक लोगों का। ठीक है, अगर जैसे एडी लिखा हुआ है यानी एग्रीगेट, यानी कि संपूर्ण लोगों का यहाँ पे डिमांड कहा जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज है। और एएस मतलब हो गया एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब हुआ सभी लोगों का सप्लाई, मतलब बहुत लोगों का सप्लाई। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर डिमांड जितना है, जितना डिमांड है आपका, उस हिसाब से आपको सप्लाई हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो लाइन है ना, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लाइन है। ठीक है, यहाँ पे पूरा एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना डिमांड उतना सप्लाई मिला, तो मार्केट में क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है। और देखिए ये जो डिमांड है ना, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट से होगा, तो ये लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट से जैसे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो उसे फुल इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, और ये जैसे नीचे आ रहा है तो उसे पार्शियल इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, ये लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे जा रहा है तो उसे पार्शियल इन्फ्लेशन कहेंगे, और ऊपर जा रहा है तो उसे फुल इन्फ्लेशन कहेंगे। क्लियर है? बस इतना ही इसमें है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ओवर इकोनॉमी।
इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए एग्रीगेट डिमांड इस, ठीक है, ये तो आप समझ गए कि डिमांड और सप्लाई अगर बराबर है तो उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। ये है आपको वही लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। ये जैसे ही ऊपर उठता है ना तो उसे बूम बूम या पीक कहते हैं, ठीक है। बूम या पीक, इकोनॉमी में बूम आ गया, पीक आ गया, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया। अब बूम या पीक से जैसे ही ग्रेजुअली ये लाइन नीचे आती है ना तो उसे रिसेशन कहते हैं, ठीक है, मंदी कहते हैं, ठीक है, रिसेशन। कि बूम और पीक से वो नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे आने के बाद और बहुत नीचे चली गया, यानी कि ये जो लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, ये लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इसके नीचे आ गया अगर लाइन, तो उसे डिप्रेशन कहेंगे, कहते हैं ना डिप्रेशन में लोग चले गया, तो उसे डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। और इसी अगर डिप्रेशन से अगर लाइन अगर ऊपर उठ रहा है, ये लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट से अगर ऊपर उठ रहा है, डिप्रेशन से ऊपर उठ रहा है, तो इसे रिकवरी कहेंगे, ठीक है। यही चीज है बूम और पिक। बूम और पिक से जैसे नीचे आए तो रिसेशन हो जाएगा, लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट का पूरा नीचे आ गया तो डिप्रेशन, लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर जा रहा है यानी कि डिप्रेशन से ऊपर रिकवर हो रहा है तो इसे रिकवरी कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इज बेटर और डिफ्लेशन। क्या आप जानते हैं कि महंगाई हमारे लिए अच्छा है या डिफ्लेशन हमारे लिए अच्छा है? तो चलिए समझते हैं। अगर मैं कहूं कि महंगाई बहुत ही अच्छा है हमारे लिए तो क्या आप लोग मानेंगे? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं महंगाई कैसे अच्छा है। तो चलिए समझते हैं हम लोग एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्लियर कर लेते हैं ताकि जो आगे हम लोग समझ रहे हैं ना उसका हम लोग को रोड मैप क्लियर हो और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो देखिए अगर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ रहा है तो डिमांड ज्यादा होगा, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि मनी सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो, डिमांड बढ़ गया, ठीक है, और सप्लाई कम हो गया, ठीक है। अगर ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन ये है डिफ्लेशन के बारे में हम समझते हैं। अगर मनी सप्लाई मार्केट में कम हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, डिमांड कम होगा और जो है सप्लाई ज्यादा होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्लेशन। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। इज इन्फ्लेशन इज बेटर और डिफ्लेशन। अब समझते हैं केस वन। अब हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं और ये प्रूव करते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे बेटर है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो देखिए पहला ये जो कॉन्सेप्ट है केस वन का वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी देन एडी मोर और एएस लेस। मतलब एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा, ठीक है, और सप्लाई कम होगा। ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो सिंपल सा चीज है। अब देखिए कैसे, डिमांड ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा हो रहा है ना तो क्या होगा, स्टॉक जो हम लोगों का जो कंपनी बना रही है उनका स्टॉक कम होगा, क्योंकि पब्लिक ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, पब्लिक का ज्यादा डिमांड हो रहा है तो स्टॉक धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, स्टॉक को भरने के लिए प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी ज्यादा होगा, अगर जीडीपी ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा होगा, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो अगर ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है या कहीं का भी इकोनॉमी है तो वहां का जो ग्रोथ है वो अच्छा होगा। ग्रोथ अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, वहां पे रोजगार मिलेगा तो इनकम ज्यादा होगा, तो हो गया ना इन्फ्लेशन अच्छा, महंगाई अच्छा है ना, ठीक है। लेकिन ये सब चीज आपको दूसरे जगह नहीं कहना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इससे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये अभी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन अच्छा है मार्केट के लिए, ठीक है। इससे ये प्रूफ होता है कि इन्फ्लेशन अच्छा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग केस टू। अब हम लोग डिफ्लेशन के बारे में जानते हैं, क्या डिफ्लेशन अच्छा है? चलिए वही कह रहा है, व्हेन देयर इज लेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एडी लेस और एएस मोर, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम होता है डिफ्लेशन में और सप्लाई ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए अगर सप्लाई ज्यादा होगा, ठीक है, अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो स्टॉक ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड लोगों का कम हो रहा है ना। क्योंकि देखिए एग्रीगेट डिमांड यहाँ वहां पे क्या था, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा था, लेकिन यहाँ एग्रीगेट डिमांड जो है, यहाँ एग्रीगेट डिमांड जो है कम है। लेकिन जैसे ही लोगों का एग्रीगेट डिमांड मतलब कम होगा तो स्टॉक तो बचा ही रहेगा पहले से, कोई डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो स्टॉक तो बचा ही रहेगा ना, तो स्टॉक बचा है, ठीक है। तो स्टॉक बचने से क्या होगा कि देखिए, एक मिनट, स्टॉक बचने से क्या होगा, प्रोडक्शन लेस होगा, क्योंकि प्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि स्टॉक तो पहले से ही बचा हुआ है तो प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी लेस होगा, जीडीपी लेस होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, और एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम भी कम होगा, ठीक है। तो डिफ्लेशन सही नहीं है, इन्फ्लेशन अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, केस हम लोग 3 देखते हैं। यहाँ हम लोग रिसेशन के बारे में देखते हैं, मंदी के बारे में। ये मंदी क्या होता है, तो मंदी कह रहा है व्हेन मनी रिड्यूसेस, ठीक है, जब मनी बहुत रिड्यूस कर जाता है, मतलब वही इन्फ्लेशन से जो नीचे आ रहा है उसी को हम लोग रिसेशन कहते हैं, उसको तो हम लोग पहले समझा दिया। अब केस 4 समझते हैं, स्टैगफ्लेशन। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेशन को हम लोग छोड़ दिए, क्योंकि वहां हम लोग रिसेशन देख लिए थे, ठीक है। स्टैगफ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैगफ्लेशन के बारे में एक बार हम लोग समझते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या कह रहा है, व्हेन इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एग्जिस्ट टुगेदर और प्राइस इंक्रीजेस बट एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, ठीक है।
when both price and unemployment decreases, when government spending increases but customer demand, consumer demand decrease। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, when inflation and recession exist together, जब इन्फ्लेशन भी आता है और डिफ्लेशन भी आता है साथ में। ठीक है, साथ में कैसे आता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो दोनों अगर आपको साथ में आ रहा है तो उस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहेंगे। मंदी आ रहा है और इन्फ्लेशन भी आ रहा है साथ में। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। और उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन बोथ प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, जब प्राइस भी घट रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी घट रहा है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहेंगे। और व्हेन गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट बहुत सारा इंक्रीज कर रही है, बहुत पैसा खर्च कर रही है, फिर भी कंज्यूमर का डिमांड बढ़ नहीं रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ से समझते हैं। तो देखिए, ठीक है, ये ग्राफ अभी आया नहीं है। ठीक है, मैं आपको बनाकर समझा दूंगा। ठीक है, चलिए इसको आगे हम लोग और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए, हाँ, ठीक है, देखिए ये है हम लोग का ग्राफ। देखिए ये जो ग्राफ है इसमें क्या है, ठीक है, हाँ, तो देखिए ये जो हम लोग का ग्राफ है इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लाइन है, ठीक है, ये इन्फ्लेशन का लाइन है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन का लाइन हो गया और ये हो गया आपको रिफ्लेशन, ये हो गया आपको रिफ्लेशन का लाइन। ठीक है, रिसेशन का लाइन, माफ कीजिए, ये हो गया आपको रिसेशन का लाइन। ठीक है, तो इसके बीच की जो सिचुएशन है ना, तो इसी को हम लोग कहेंगे स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इस क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो देखिए ये दो जो लाइन है, ये हो गया आपको इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और रिसेशन जब एक साथ आता है ना, तो इसके बीच वाले जो लाइन है, ये जो बीच वाला कंडीशन है, इसी को हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन और रिसेशन के आने से जो बीच वाला सिचुएशन बनता है उसे हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखते हैं इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं इन्फ्लेशन के टाइप्स, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, तीसरा होता है रनिंग इन्फ्लेशन, और चौथा होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और चौथा हमारा हमारा पांचवा जो होता है वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन। अब देखते हैं ये क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, रनिंग और गैलोपिंग और हाइपर क्या होता है। देखिए अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन की हम लोग बात करें, अगर इन्फ्लेशन 3% के आसपास है तो उसे हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को मापा जाता है। ठीक है, तो वो अगर 3% के आसपास आ रही है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन अगर 4 से 5% आए तो उसे हम लोग वॉकिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। अगर इन्फ्लेशन आपको अगर 9% तक आए तो उसे हम लोग रनिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। अगर इन्फ्लेशन 9% से ऊपर यानी कि 10% से 999 यानी कि 3 डिजिट का अगर इन्फ्लेशन आ जाए 2 से 3 डिजिट, तो वो क्या हो जाएगा, गैलोपिंग। गैलोपिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा छलांग मारना। ठीक है, रनिंग से भी ऊपर उछलना। ठीक है, पहले देखिए क्रीपिंग मतलब रेंगना, वॉकिंग मतलब हो गया वो चलना मतलब टहलना, रनिंग मतलब हो गया दौड़ना, गैलोपिंग उछलना, और हाइपर हो गया सबसे ऊपर सिचुएशन। ठीक है, ये हो गया 1000+, मतलब 999 से ऊपर परसेंटेज का जितना सारा इन्फ्लेशन हो गया वो हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कॉज के बेस पे कितना पार्ट आ गया। देखिए इसके बेस पे 2 टाइप होता है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, एक होता है क्या, डिमांड पुल, और एक होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब समझते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट समझते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है व्हेन द इन्फ्लेशन अकर ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड। ये जो डिमांड पुल, देखिए पुल और पुश, पुल मतलब होगा खींचना, पुश मतलब होगा ढकेलना। ठीक है, पुल, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन द इन्फ्लेशन अकर ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। लोगों की अगर डिमांड की इंक्रीज से जो इन्फ्लेशन आती है, मतलब लोगों का डिमांड जो बढ़ता है उससे जो इन्फ्लेशन आती है, इसे क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर बाय द कंज्यूमर। ये जो इन्फ्लेशन है ये कंज्यूमर से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसे कंज्यूमर डिमांड, क्योंकि डिमांड कौन करेंगे, डिमांड कंज्यूमर करेंगे, तो ये कंज्यूमर डिमांड करते हैं तब ये इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसका रीजन क्या है। इसकी रीजन हम लोग करते समझते हैं। इसके 10 रीजन है। ठीक है, इसके डिमांड पुल इन्फ्लेशन के 10 रीजन है। 10 रीजन क्या क्या है। पहला रीजन जो है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का अगर इंक्रीज होगा तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि मनी सप्लाई जैसे होगा कंज्यूमर के पास पैसा आएगा, तो कंज्यूमर क्या करेगी, कंज्यूमर और डिमांड करेगी। ठीक है, कंज्यूमर क्या करेगी, डिमांड, क्योंकि ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ना, उसका रीजन ही है कंज्यूमर, इसलिए कंज्यूमर के पास जैसे पैसा आया तो वो क्या करेगी, बहुत डिमांड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व। ठीक है, फॉरेन रिजर्व जैसे इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, कंज्यूमर के पास पैसा आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन रहेगा। उसके बाद ड्यू टू फिस्कल स्टिमुलस कैसे कैसे क्या हुआ, फिस्कल स्टिमुलस मतलब अगर सरकार बहुत सारे पैसा मार्केट में दे रही है तो उससे भी क्या होगा, कंज्यूमर का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा आ रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है,
तो डिमांड तो कंज्यूमर का बढ़ेगा ना। फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट बहुत सारे खर्च कर रही है तो खर्च करने पे भी क्या होगा ना कि कंज्यूमर का डिमांड बढ़ेगा। सब में वही देखिए, और इसी को कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी। ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी मतलब होता है कि पैसे को पूरी तरह फैला देना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एग्जाम्पल क्या है, कोविड 19। कोविड 19 में क्या होता है ना, हेलीकॉप्टर मनी का यूज किया गया था, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वहां पे दे दिया गया था मार्केट में। ठीक है, बहुत सारा पैसा क्या हुआ था मार्केट में बरसा दिया गया, 20 लाख करोड़ दे दिया गया था। ठीक है, 20 लाख करोड़ जो है पूरी मार्केट में दे दिया गया था। ठीक है, तो मार्केट में देने से क्या हुआ कि सबके पास पैसा आ गया, फिजिकल स्टिमुलस मिला। ठीक है, सबको पैसा दिया गया, तो ये भी इससे भी कंज्यूमर का डिमांड, क्योंकि लोगों के पास उस टाइम पैसा नहीं था कोविड 19 के बाद। ठीक है, तो कोविड 19 के टाइम में पैसा नहीं था, अब जैसे पैसा आया तो लोग खर्च किए, तो इसी को कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और हेलीकॉप्टर मनी भी इसको कहा जाता है। फिर कह रहा डिप्रिसिएशन ऑफ मनी। अगर $1 का पहले वैल्यू था 50, लेकिन अब $1 का वैल्यू हो गया 70। ठीक है, एक तो क्या हो गया इसके क्या मतलब इससे क्या होगा, इससे भी डॉलर का अगर वैल्यू घट रहा है ना, ठीक है, डिप्रिसिएट कर रहा है, तो इससे भी आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, उसके बाद है फॉल रेट ऑफ टैक्सेस। अगर टैक्स का रेट, ठीक है, अगर गिर रहा है, अगर कोई चीज पे आपको टैक्स सबको ज्यादा लग रहा था, अब क्या हो रहा है, टैक्स अगर आपका कम लग रहा है, ठीक है, तो इससे भी आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन कहा जाएगा। 8वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट है डिक्रीज सेविंग। अगर आप सेविंग कम कर रहे हैं तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, क्योंकि आप सेव कम कर रहे हैं तो खर्च ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा करेंगे। ठीक है, ब्लैक मनी से भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट पुश। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? ठीक है, पुश मतलब होता है ढकेल। ठीक है, अब ये समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एवं ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग पढ़ाए थे पहली वीडियो में, आप हमारा पहली वीडियो देखिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, if the price of factor of production which are used by the producer are increasing then the cost of production increases। ठीक है, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, ये प्रोड्यूसर के द्वारा अकर होता है ऐसा इन्फ्लेशन। ठीक है, उसमें क्या था कि वो जो था ना, वो था आपको कंज्यूमर, लेकिन इसमें क्या है ना, कॉस्ट पुश में आपको प्रोड्यूसर के द्वारा, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, वो इसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ हम रीजन देखते हैं। ठीक है, क्या क्या इसके रीजन है, तो देखिए इसके 4 रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर का डिमांड बढ़ रहा है तो इसके 4 रीजन हो सकते हैं। एक होता है होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन। ठीक है, अगर किसी चीज को हम होर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि उसको हम, जैसे कि कोई मार्केट में कोई चीज आता है उसको हम लोग होर्डिंग कर लेते हैं, उसको हम लोग अपने स्टॉक में रख लेते हैं कि बाद में जब महंगाई बढ़ेगी ना तब इसको हम बेचेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको, क्योंकि प्रोड्यूसर इससे महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, डिफेक्टिव सप्लाई। अगर सप्लाई चेन में, अगर मार्केट का सप्लाई, जैसे यूक्रेन का और रसिया का वार चल रहा है, ठीक है, दोनों में अगर लड़ाई चल रहा है तो दोनों का अगर सप्लाई, दोनों की लड़ाई की वजह से अगर सप्लाई चेन जो सप्लाई हो रहा है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसमें अगर कोई बाधा पहुंच रही है तो इससे भी प्रोड्यूसर पर इफेक्ट पड़ता है और वो चीजें महंगी होती है। ठीक है, इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद कह रहा है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर टैक्स बढ़ रहा है तो उससे भी आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, टैक्स बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर जो सामान बना रहे हैं इसमें उसको ज्यादा खर्च लगेगा, ज्यादा खर्च लगने से क्या होगा, सामान का दाम बढ़ेगा। उसके बाद कर रहा है इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस का बढ़ेगा तो इससे भी, ऑयल प्राइस का भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑयल प्राइस जैसे ही बढ़ता है तो समझ लीजिए सीधा प्रोड्यूसर का वहां पे प्राइस बढ़ाता है, और प्रोड्यूसर वहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है प्रोड्यूसर का, क्योंकि मशीन में ऑयल वगैरह लगता है तो उससे ज्यादा, क्योंकि और ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, मशीन वगैरह के लिए बहुत सारा बात है। तो इसमें क्या है, इसमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का आता है। ठीक है, इंक्रीज इन वेजेस। अगर मजदूरी भी बढ़ रहा है तो मजदूर ज्यादा में आएंगे, मजदूर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उससे भी वो जो प्रोडक्ट का दाम है वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्या है। ठीक है, अगला है हमारा थैंक यू। तो इसी के साथ हम लोग का आज का जो ये सेशन है यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो के बेल आइकन को दबाएं और लाइक कर दें हमारी वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच।